बिस्मिल्लाह। ये हम लोग इनकम हम सोर्सेज कर रहे थे। इसमें से हम लोगों ने कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लिए थे, कुछ नंबर सॉल्व हो गया था कि सर इनकम फ्रॉम डिविडेंड जो है रिसीव होती है सैलरीड पर्सन को, इस टैक्स अंडर द सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम होगी हमारे पास में अंडर एफटीआर। इसके अलावा प्राइस ऑन बिलिंग क्विज इज टैक्स अंडर द सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। एग्जामिनेशन फी जो होगी रिसीव बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टैक्सेबल इनकम फॉर द सोर्सेज होगा। फिर सेकंड नंबर पे क्या था कि लिखा हुआ द डेट ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड ऑन द वेकेशन ऑफ द पोजीशन बिल्डिंग लेस देन द अमाउंट टू टैक्स रिलेटेड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। नहीं, ये कहाँ पे होता है? इनकम फॉर द सोर्सेज में होगा। फिर अमाउंट इन इक्वल प्रोपोर्शन, अमाउंट ये रिसीव 3 वाला कर लेना, 3 वाला रिपीट कर लेना। थ्री वाला लिखा हुआ है कि एग्जामिनेशन फी नहीं, 4 वाला 4। वाला लिखा हुआ है डेट ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्ड बाय द टेनेंट फॉर द वेकेशन द पोजीशन ऑफ एनी बिल्डिंग लेस लेस any amount paid by taking possession is chargeable to tax in the receipt under the head income from property 1/10, 1/5, 1/3 या none of these। कहाँ जाना चाहिए? ये जाना चाहिए इनकम 1/10 पढ़ा था ना मैंने। या 1/10 जो था ना इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, वो था चार्जेबल रेंट, नहीं चार्जेबल रेंट के लिए बोल रहा हूँ। 1/10 तो कहीं था ही नहीं ना। वो अमाउंट वेकेशन के लिए था, लेकिन वो कहाँ पे लिखा हुआ था? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिखा हुआ था। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिखा हुआ है। हम्म, वैसे इसको एक्सप्लेन करना, ये क्या क्या रहा है फोर्थ वाले में? एक सेकंड में यहाँ पे आता हूँ। देखो यहाँ लिखा हुआ है एनी अमाउंट रिसीव बाय अ पर्सन एज कंसिडरेशन फॉर द वेकेशन द पोजीशन ऑफ अ बिल्डिंग और पार्ट reduced by any amount paid by the person to the acquired possession by such building or part therefore। ये बोल रहा है कि लेट से आप कोई बिल्डिंग खाली करवाते हो, आप अगर कोई बिल्डिंग खाली हम्म, करवा रहे हो, उसके लिए आपने कोई पैसे पे हम्म, कर रहा है कोई आपको, तो वो जो हम्म, पैसे आप जो जैसे जैसे स्टेट एजेंट वाले होते हैं, इनको कोई पैसे मिलते हैं अगर, तो पैसे कहाँ चार्ज होंगे? तो वो टैक्सेबिलिटी कहाँ पे होगी? वो चार्ज होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। ठीक है, वही वन बाई अच्छा। टेंथ 1/10 होगा शायद मेरे ख्याल से लिखा हुआ है यहाँ पे 1/10। हाँ 1/10 होगी इसकी ना, 1/10 वाली हिसाब होगा कि इन द रिसीव जिस साल रिसीव हो रहा है और नेक्स्ट फॉलोइंग 9 ईयर्स में, तो 10 साल होगा पूरे के पूरे 1 + 9, तो 10 सालों में क्या होगी इसकी टैक्सेबिलिटी होगी। तो यहाँ ये बोल रहा है कि क्या ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चार्ज होगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में चार्ज होगा? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? नन ऑफ दीज। डन है। हम्म, सही। उसके बाद अमाउंट रिसीव बाय द टेनेंट टू वैकेट द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज चार्जेबल टू टैक्स इन डैश ईयर्स इन अनइक्वल proportion 10 years 20 years 5 years none of these। तो इसका आंसर हम लोग ने देखा था क्योंकि यार नन ऑफ दीज आ रहा था, नन ऑफ दीज क्यों आ रहा था? यहाँ पे 10 ईयर्स आना चाहिए था, लेकिन बोला इन इक्वल प्रोपोर्शन। यहाँ पे उसने क्या वर्ड यूज किया? हम्म, अनइक्वल यूज किया, तो नन ऑफ दीज आंसर आ रहा है। हम्म, फिर उसके बाद एन अमाउंट इक्वल टू डैश इज अलाउड टैक्स डिडक्शन, होल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इज अलाउबल डिडक्शन, जो आपने इनकम फॉर द सोर्सेज के लिए यूज की है। अब यहाँ नंबर 7 से नया स्टार्ट हो रहा है हमारे पास कि dividend income and the profit on PNS account received by the individual or AOP, although covered under the head income for the source, but the same is chargeable to tax under the head dash SBI, FTR, NTR, FTR या SBI and under NTR। तो ये डिविडेंड वाली इनकम और ये प्रॉफिट वाली जो पीएनएस वाला अकाउंट जो होता है वो कहाँ पड़ा था हम लोगों ने? सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में। हम्म, तो ये इसका क्या है करेक्ट आंसर? फिर नंबर 8 पे बोला है डैश इज ट्रीटेड एज फुल एंड फाइनल discharge of the tax liability of the recipient received amount under FTR, tax paid with return, tax deductible, tax required to be collected, both B and C।
which is treated as full and final charge. ठीक है, चार्ज हो जाए। मतलब कौन सा टैक्स जो होगा वो फुल एंड फाइनल चार्ज होगा। टैक्स लायबिलिटी फॉर रेसिपिएंट रिसीव्ड अमाउंट आफ्टर अंडर एफडीआर। तो कौन से अमाउंट को बोलेंगे? तो टैक्स पेड विद बी। रिटर्न बी। हम्म। चलो बी पहला ऑप्शन होगा, पहले मुझे ये बता दो पहले। भाई जो टैक्स हम लोग पे करते हैं रिटर्न के साथ, तो वो तो नहीं लेगा ना एफडीआर में, वो तो पॉइंट ही कट जाएगा हम्म। बस। हम्म। लेकिन ऐसा अमाउंट डिडक्ट जो कर ले हम लोग, जो टैक्स डिडक्ट हो चुके ऑलरेडी, वो क्या हमारे लिए फुल एंड फाइनल है, वो तो दे दिया हमने। उसके अलावा हम्म। टैक्स रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड। अब टैक्स एक सी इनकम है जिसका लेट से कोई 10,000 रुपये हमारे पास शेयर से कुछ भी था, डिविडेंड था, उसका 20% टैक्स देना है। हम्म। तो कितना रिक्वायर्ड है कलेक्ट करने के लिए? 2,000 रुपये। तो क्या 2,000 को भी आप एफटीआर बोल सकते हो? हम्म। तो ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट ही नहीं, बोथ बी एंड सी। डी। Profit on special US dollar bond on the such deposited as were before 16/12/1990 fully exempt on proportion basis, not exempt या none of these। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है हम्म। स्पेशल यूएस डॉलर बॉन्ड्स पे, तो क्या वो एग्जाम्प्ट होगा? एग्जाम्प्ट नहीं है, या एग्जाम्प्ट होगा, आधा आधा एग्जाम्प्ट होगा? एग्जाम नॉट एग्जाम्ड है। नॉट एग्जाम्प्ट। ऐसी कोई कंडीशन पड़ी नहीं हमने। फिर सेल ऑन इरिगेशन वाटर बाय द एग्रीकल्चरिस्ट इज exempt इनकम, टैक्सेबल अंडर। एग्जाम्ड इनकम। पक्की बात है। एग्जाम्ड इनकम है ना। हाँ। सेल्स ऑन इरिगेशन वाटर बाय द एग्रीकल्चरिस्ट इज exempt इनकम, टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग इन द। एग्जाम्ड इनकम है। एग्जाम्ड इनकम है। बोलना क्या चाह रहा है ये? Irrigation water, sales of irrigation water by an agriculturalist is dash. Irrigation water की सेल। वाटर की सेल बोल रहा है, इरिगेशन वाटर की। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज तो नहीं हो सकता। बाकी वन और सी है। मतलब सी में टोटल से हो इनकम सकता है। फॉर एट वन और सी ए और बी में मतलब ए और सी। मुझे तो ए लग रहा है। चलो आपके लिए मैं एक ऑप्शन वो देता हूँ, चॉइस जो आप बंद करते हैं। ये ऑप्शन नहीं है। हम्म, ये नहीं है। अब बताओ। तो सी। तो सी है फिर। पक्की बात है। हाँ हाँ पक्की। अच्छा, वो डबल लाइफ वाली अपन करते हैं ना हमेशा। ये भी नहीं ये भी नहीं। है। तो तेरा आप ही बताना। ठीक है। अब देखो, अब इन दो में से ना करना आसान है। इनमें से क्या हो सकता है? अदर सोर्सेज ही होगा। हाँ, क्योंकि प्रॉपर्टी वाली तो बता के डिफाइन हुआ हुआ। तो उसका 10 का देख हम्म। लेते हैं, 10 का डी है। डी है। ये से हुआ अदर सोर्सेज में। भाई इरिगेशन वाटर के लिए उसने बोला कि एग्जाम्प्ट नहीं है। एग्जाम्प्ट नहीं है तो कोई भी इनकम अगर एग्जाम्प्ट नहीं हो रही है, तो वो अगर बाकी सैलरी का हेड भी डिफाइन हुआ हुआ सही से। इरिगेशन वाटर एग्रीकल्चर से ये लिखा है तो अपन ने तो ये पढ़ा था ना कि क्या नाम है। आसपास की मतलब के वहाँ पे जो भी अगर गोदाम है या फिर बिल्डिंग है किराए के लिए दी है या फिर कोई भी है उनकी वो भी इनकम में एग्जेम्प्ट होगी। हाँ, वो इनकम एग्जाम्प्ट होगी। तो इरिगेशन वाटर क्या होता है, क्या है वैसे, मुझे मीनिंग बताओ पहले इसमें। क्या होता है आप बता दो।
भाई ये वही मतलब पानी है जो नीचे बोरिंग से निकल रहा है तो तो बोल रहा है तो अगर ये वो, सेल कर रहा है। हाँ वो सेल कर रहा है वो बंदा। हम्म वो सेल जब होगा जब अपने क्या करते हैं उस पे एक्स्ट्रा वो नॉर्मल चीजें केमिकल्स वगैरह यूज कर रहे होते हैं, हम्म तो उसके लिए बोला है इसने। तो वो जो है वो इनकम एग्जाम्पल नहीं होगी। आप पानी निकाल के ऐसा का ऐसा भी नहीं बेच रहे हो, एडिकेशन करके बेच रहे हो। अच्छा। फिर लिखा हुआ है नीचे, कैन एक्सपेंडिचर इनकट फॉर द अर्निंग ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ऐसा एक्सपेंडिचर जो आपने इनकट किया है अर्निंग फॉर द सोर्सेज क्या है, एडमिसिबल, इनएडमिसिबल या एडमिसिबल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ आईटीओ। ऐसा एक्सपेंडिचर record for earning of income from other sources है। एडमिसिबल मतलब कि वो अलाउ है। है क्या, अलाउ है ये कह रहा है। तो इन एडमिसिबल है ना, अकॉर्डिंग टू सी है, नहीं अकॉर्डिंग टू आईटीओ। ये ना ये वाला होगा ना प्रोविजन वाला। सी। क्या, हाँ प्रोविजन, सी सी, हाँ सी, ऐसा सी इसको अकॉर्डिंग टू बोल रहे प्रोविजंस ऑफ आईटीओ। हैं। फिर लिखा नंबर 12 में कि in case of profit on debt received in arrears, person wants to apply the tax rate that would have been applicable if it is received in the relevant tax year. Then it should be received from the days to exercise such option. National Saving Center, वो Saving Center Scheme, Defense Saving Center Certificates या both A and B. ये लग रहा है मुझे सिर्फ ये, नेशनल सेविंग डिफेंस वाला तो पढ़ा ही नहीं है। In case of profit on debt received in arrears, profit on debt का receive हो रहा है arrears के अंदर, the person wants to apply the tax rate that would have been applicable. If it is received in the relevant tax year, then it should be received from the days to the development. या दोनों होना चाहिए इसमें। 12 का क्या लिखा हुआ है, 12 का सी। सी, दोनों। नेशनल सेविंग सेंटर स्कीम भी और डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स भी, और आपको ईयर से मिल रहा है प्रॉफिट ऑन डेट। Pay all the expenditure to earn any dish is allowed it as reduction except capital expenditure. Income from salary, property, dividend income या income from the sources. ऑल दी एक्सपेंडिचर टू अर्न, मतलब ये वही पूछ रहा है कि मतलब कि कोई भी अमाउंट अर्न करने के लिए एक्सपेंडिचर अलाउ है वो पूछ रहा है, तो वो प्रॉपर्टी में अलाउ है। इन डिविडेंड इनकम इज अलाउड एज डिडक्शन। सैलरी में तो नहीं है, प्रॉपर्टी में है। डिविडेंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये प्रॉपर्टी में है ये। प्रॉपर्टी में कहाँ अलाउ है हमें, सिर्फ कंपनी को है अलाउ है ना। बस। तो फिर डिविडेंड, डिविडेंड तो उसी में आता है फोर्थ में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ठीक है भाई। हम्म फिर लिखा ग्राउंड रेंट रिसीव्ड इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बिजनेस सैलरी एंड अदर सोर्सेज। ग्राउंड रेंट, ये ग्राउंड रेंट अदर उसमें सोर्सेज बिल्डिंग, उसमें क्या था, बिल्डिंग और लैंड थी ना, तो ये तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हुआ ना। नहीं, अदर सोर्सेज में वो होती ना लीज, सब लीज और ये वाला। इसका स्पेसिफिक एग्जाम किया हुआ था ये, डी डी वाला पॉइंट है वो। हाँ, अदर सोर्सेज मिल गया। ठीक है भाई। फिर हम्म लिखा हुआ है हमारे पास, ग्रेच्युटी रिसीव बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव आफ्टर द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय will be included under the head dash of deceased person. Income from salary, other sources, business या property. Gratuity received इनकम by फ्रॉम, इनकम legal फ्रॉम representative। सैलरी हो गया ये। सैलरी अदर बिजनेस और प्रॉपर्टी तो नहीं है बिल्कुल भी। पक्की बात है। और सैलरी और मतलब क्या, लीगल रिप्रेजेंटेटिव आफ्टर द डेथ ऑफ एम्प्लॉय, अदर सोर्सेज होगा ये, बी। नहीं देखो वो बंदा एम्प्लॉय तो नहीं होगा ना जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बनाया जा रहा है, उसके लिए अलग हम्म सोर्सेज इनकम है।
उसके बाद है the any income that is not covered It under is the not head income from is covered under the head. अच्छा कहाँ पे कवर होगी वो? other sources. D or C. Income from other sources earned by the AOP is taxable, exempt, allowed as deduction against income. All of these. अल्लाह C होगा. दोबारा पढ़ो जरा. Allowed income from other sources earned by an AOP is from other by AOP is allowed as reduction against other incomes. C है taxable, exempt, allowed. बोला है अगर कोई भी AOP अगर बंदा अगर वो कोई इनकम कमा रहा है कहाँ वाली इनकम फॉर द सोर्सेज वाली क्या वो टैक्सेबल होगी Other क्या वो sources. एग्जाम्प्ट होगी या अलाउड डिडक्शन अदर इनकम है या अलाउड दिस अदर इनकम में अलाउड होगी ना. अलाउड ओ टैक्सेबल होगी वो. क्या तुमने सी क्यों मारा था मैं कुछ और समझ रहा था. मैं डिडक्शन क्या जहन में आ गया है. टैक्सेबल होगी फिर वो वाली चीज है. प्रॉफिट ऑन डेट में पता नहीं क्यों सी में मैं दो दफा सी पढ़ा मैंने कहा पता नहीं क्या सी में कोई इंपॉर्टेंट बात है उसके बाद फिर लिखा हुआ है एक प्रॉफिट ऑन डेट मे बी ट्रीटेड एज सैलरी बिजनेस इनकम इनकम अदर सोर्सेज या बी एंड सी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. बी और सी. बिजनेस इनकम इनकम फ्रॉम डी होगा फिर. ये डेब्ट का पढ़ा था ना अपन ने बिजनेस में. सैलरी तो नहीं है बिल्कुल भी. प्रॉफिट ऑन डेब्ट में भी ट्रीटेड एज अदर सोर्सेज है यार. पक्का हाँ पक्का सी है. ये बात हम लोगों ने दोनों जगह पढ़ी थी इसने ही पढ़ी थी इसने ही पढ़ी थी हाँ पर वो बिजनेस में अपन ने वो पढ़ा था ना. प्रॉफिट डेब्ट बेड डेब्ट ये वाली. नहीं नहीं प्रॉफिट ऑन डेट भी पढ़ी थी सेक्शन नंबर 18 में पढ़ी थी अपनी और बेड डेब्ट्स भी पढ़ी थी. लास्ट सेक्शन था बिजनेस इनकम का. नहीं वो बेड डेट तो अलग है जो अच्छा ये आप वो बेड डेट समझ रहे हो ना नहीं नहीं ये देखो ये है अलग चीज बेड डेट होती है अलग चीज ये बोल रहा है कि अगर आपने किसी को आपका काम है बैंक अगर आप कोई बैंक खुले हुए हो अगर आप कोई बैंक हम्म हो तो बैंक आपको क्या देगा लोन देता है लोन पे जो कमाता है इंटरेस्ट वगैरह कमा रहा है वो अगर तो वो इंटरेस्ट के लिए क्या हम्म कहलाएगी इनकम फ्रॉम बिजनेस कहलाएगा हम्म. जिसको प्रॉफिट ऑन डेट भी बोल रहा है वो जॉब को उधार पे मिल रही है तो वो यहाँ भी कवर हो रही है और यहाँ भी कवर हो रही है तो बी सी है. बीसी फिर लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम स्कूल इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी बिजनेस अदर सोर्सेज बीएनसी इनकम बिजनेस हुआ ये तो. profit on debt received in dash can be adjusted in the respective tax year by exercising option in the return arrears advance none of these प्रॉफिट ऑन डेब्ट रिसीव्ड इन एरियर्स arrears में होता है के लिए रिस्पेक्टिव टैक्स. हाँ एरियर्स बाद में एक्सेसिंग ऑप्शन इन राइट. unexplained income is chargeable to tax under इनकम income फ्रॉम अदर सोर्सेज. sources additional payment on delay refund is taxable under the head एंड अदर सोर्सेज ये पक्का. अपने पढ़ा भी था जो कि सेल्स अगर टैक्स में डिले भी हो थे जाती है. हाँ. bonus should received by a shareholder is taxable as income from other sources under bonus normal tax regime. Final exempt from tax. exempt तो नहीं है. फाइनल टैक्स regime. क्या आएगा फाइनल टैक्स रिव्यू ठीक है आवाज आ रही है सर हाँ कहाँ चले गए थे. नहीं वो पता नहीं चला वो डिस्कनेक्ट कर देगा अच्छा लिखा हुआ है कि इनकम ऑफ नॉन प्रोफेशनल ऑथर इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड
इनकम फ्रॉम सैलरी इनकम, अदर सोर्सेज एंड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम ऑफ नॉन प्रोफेशनल होता है फ्रॉम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी तो नहीं होगा, बिजनेस इनकम। पक्की बात है। बिजनेस बिजनेस इनकम हुआ या ये हुआ क्या नाम है, बिजनेस और अदर सोर्सेज में हो सकता है, अदर में। अदर सोर्सेज हो सकता है, बिल्कुल अदर सोर्सेज भी है इसमें कोई। क्योंकि बिजनेस बिजनेस में हमें इनकम उस पे मिलती है जो कि इमूवेबल हो, प्रॉपर्टी पे। इमूवेबल प्रॉपर्टी से जो भी इनकम जनरेट होती है वो कहलाती है। यार एक पॉइंट और भी था ना बुक लिखने वाले के ऊपर, हम्म। मैंने पढ़ा था ऐसे। पर इसके कहने का मतलब क्या था, नॉन प्रोफेशनल। नॉन प्रोफेशनल, एक प्रोफेशनल राइटर भी होगा तो वो उसकी इनकम कहाँ जाएगी? तो ये कहाँ चले गए? उसमें था उसको वो की हुई थी मैंने पहले, या पुराने टैक्स के हिसाब से होगा। ये तो कहाँ जाएगा, ये तो सिंपल इनकम सोर्सेज में जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर द प्रोविजन ऑफ इनएडमिसिबल और एक्सपेंसेस। एक वो इनकम होती है, एक रहमान, एक ये होती है ना, क्या नाम है, एक्टर्स या फिर फिल्म स्टार्स वगैरह जो भी वर्क करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, जो करेंगे हम्म। वो इनकम हम किस में काउंट करेंगे। यार वो आई थिंक हम लोग अलग सोर्सेज में चार्ज करेंगे शायद। हम्म। आप बताओ। वो मुझे नहीं पता ना, क्योंकि मैंने एक दो जगह पे यही सुना था कुछ टैक्स वगैरह का, जैसे आयमा बे का भी सीन हुआ था ना, हम्म। याद है ना। हाँ हाँ हाँ, मुझे तो 8 उसके करोड़ की अकाउंट फ्रीज कर लिए, तो वही मेरे जहन में था कि क्या नाम है, वो वो किस अंडर, मतलब कि किस हेड में जाएगी उसकी इनकम। यार उसकी आई थिंक अगर सर्विस ले रहे हैं तो फिर बिजनेस इनकम जानी चाहिए उसकी, क्योंकि सर्विस दे रही है ना तो वही तो मैंने भी इसी में वही समझा, बिजनेस भी हो सकती है। हाँ बिजनेस ही होगी उसकी, अदर सोर्सेज नहीं आएगी क्योंकि वो प्रोफेशनल भी तो है ना, उसका काम ही सिंगिंग करना है खाली। फिर कुछ ऐसी है क्या जो हम, जिसे हम बिजनेस में और अदर सोर्सेज में अकाउंट कर सकें। भाई देखो ना, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ गा रही है गाना, आई एम अ को छोड़ो 2 मिनट के लिए। अभी हम्म। अभी सजा काजी नाते पड़ता है, उसको लेट हम्म। से एक प्रोग्राम की वो 10,000 रुपये ले, 1 लाख रुपए ले रहा है, हम्म। तो वो कहाँ जाएगी उसके लिए, इनकम फ्रॉम बिजनेस हाँ। में जा रहा होगा। ठीक है, मैं नात पढ़ने के लिए खड़ा हो हम्म। गया मस्जिद के अंदर अपनी, मुझे भी क्या करा, मेरे पे उन्होंने पैसे लुटाए बच्चों ने बोल रहा हूँ उन लोगों ने, वो जमा करते करते लेट से वो भी होगा कोई 5,000 रुपये, तो ये वो इनकम कहाँ जाएगी, वो मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जाएगी। तो तो वो अदर सोर्सेज में जाएगी। है ना भाई, क्योंकि वो मैं सर्विस देता नहीं हूँ ना, मेरा काम है, मैं एक अनप्रोफेशनल बंदा हूँ। नहीं, एक चीज होती है, क्या नाम है, आपको पेमेंट मिलती है, मतलब कि आपने 1 लाख की बात की, आपने एक सॉन्ग गाया, 2 सॉन्ग गाए गए, फिर हम्म। उसकी जो पेमेंट मिली 1 लाख रुपए, वो बिजनेस में आएगी। ठीक है। फिर उसके दौरान जो लोग पैसे फेंकते हैं ऊपर, हम्म। ठीक है, तो हाँ वो भी बिजनेस में काउंट होगी या फिर अदर सोर्सेज में, भाई क्योंकि बात उसका सुनो, रिकॉर्ड तो नहीं होगा। वो उसका रिकॉर्ड होगा ही नहीं, वो कहीं जाए नहीं, वो जाएगी ही नहीं कहीं भी, वो कहीं भी नहीं जाएगी। हाँ, वही मैं कह। हाँ, ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कहा था मैंने। वैसे हम इसको अदर, हाँ, बट ये भी तो एक चीज है ना, क्योंकि वो रिटन चीज देखते हैं और वो उस हिसाब से, बाकी ये नॉन प्रोफेशनल ऑथर कह रहा है तो उस हिसाब से हम ऐसे भी अदर सोर्सेज में लगा रहे हैं, तो इनको क्यों नहीं लगा रहे। देखो इसका रिकॉर्ड तो है ना कम से कम। मतलब प्रोफेशनल हो या फिर ऐसा कोई,
तो उसे हम बिजनेस में करेंगे अगर कोई प्रोफेशनल भाई नहीं जो है मुझे किसी ने पैसे तो लुटा फिर दिया उसे ना, बिजनेस पैसे लुटा अदर दिए तो कोई चल नहीं रहा। लेकिन मेरे नाना ने हम्म एक किताब लिखी थी, वो किताब मार्केट में बिकी हुई है। वो राइटर कोई थे ऑफिशियल, हम्म लेकिन उन्होंने फिर भी बुक लिखी, वो मार्केट में चल भी गए इत्तेफाक से। तो नॉन प्रोफेशनल हम्म इनकम की लाइक उनको इनकम कहाँ चार्ज होनी चाहिए, इनकम को मतलब सोर्स है। हम्म बस ये सीन है छोटा सा। चलो आगे आते हैं। द प्रोविजन ऑफ inadmissible expenses under section 21 are dash on the deduction claimed under the provision income for the sources applicable not applicable या both A and B। एप्लीकेबल इन प्रोविजन इन एडमिसिबल एक्सपेंस जो वहां में डिसअलाउ किए वो यहाँ पे अलाउ हो जाएंगे। where net amount received by the recipient for the income covered under FTR, the dash amount received will be offered for tax under the ITO, gross rent, gross net and all these। ग्रोस नेट ग्रोस होगी ग्रोस gross नेट अमाउंट वो होती है ना ओवरऑल हम निकालते हैं जिसको प्लस करके फिर ग्रोस वो निकलती है जिसमें से हमने एक्सपेंस वगैरह सारी चीजें निकाली जो बची एक्स्ट्रा वो होती है ग्रोस नहीं 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 ऐसे ना नहीं नहीं नहीं, ये ग्रॉस है। इसमें से मैंने कोई एक्सपेंस क्या कर दिया, माइनस कर दिया। हम्म ये जो मिलेगी ना ये होगी नेट। हम्म अच्छा ये नेट है ये नेट होती है। अगर सैलरी ये मिल रही है, सैलरी की बात कर रहे होगे, तो सैलरी बेसिक जो होगी हम्म ना वो आपकी ग्रॉस कहलाएगी, और जो उसके बाद हम्म सारे अलाउंसेस वगैरह मिल जाएंगे वो नेट कहलाएगी। ये नेट जेब में कितना आ रहा है। मतलब कि नेट वो होता है जिसमें हमें एक्सपेंस वगैरह सारी चीजें काट छाट के जो हम्म फाइनल जो बचती है उस जो जिस पे टैक्स लागू होता है जैसे कि हम्म 6 लाख वाले अपन ने पढ़ा था 10 लाख रुपए की सैलरी मिली या फिर कोई भी चीज है सैलरी मिली फॉर एग्जाम्पल तो 6 लाख तो ऑलरेडी एग्जेम्प्ट है हम्म बाकी 4 लाख पे हम लगाते हैं टैक्स उस पे 5% लगता है तो हम्म उस हिसाब से हम ये देखेंगे पाँच जो फाइनल जो नेट निकला है उस पे हम्म 5% कितना होता है फिर वो उतना टैक्स देंगे ये चीज उसे हम्म, नेट कहते हैं बिल्कुल। और ग्रोस ग्रोस उसे कहते हैं जो अभी हमने एक्सपेंस माइनस होने से एक्सपेंस पहले। माइनस होने से पहले सही सही जैसे FTR जो टैक्स करेगी वो ग्रॉस पे करती है हमेशा। अबे यार कहाँ हम्म, चला गया। FB हमेशा उस पे करती है ग्रॉस। एफडीआई ग्रोस पे क्यों वो खुद माइनस करती है एक्सपेंस वगैरह देख के नहीं 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 नहीं, FTR इनकम का पहले रूल पढ़ा था हम लोगों ने शायद, कि उस पे कोई एक्सपेंस माइनस करना अलाउ ही नहीं है। हम्म बात करते हैं हम लोग इनकम अंडर अराइजिंग अराइजिंग फ्रॉम लीज बिल्डिंग ऑफ टुगेदर विद लीज और बिल्डिंग ये अदर सोर्सेज है इन अ पर्सन एडवांस पेमेंट ऑफ सेल ऑफ ठीक है भाई। फिर लिखा 28 पे, द इफ अ पर्सन रिसीव एडवांस पेमेंट ऑफ सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज ऑफ सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज इट शैल डैश include income for the sources not be dependent on intention of taxpayer, none of these। शैल नॉट बी कोई एडवांस ले रहा है तो उसमें टैक्स बनेगा पर वो सेल और गुड की बात है तो वो तो बिजनेस में आएगा ना फिर it shall not be included। सेक्शन हाँ 41 अगर सेक्शन यहाँ पे 41 बिजनेस होता फिर शैल भी होता हम्म सेक्शन 41 कैसे डील करता है। वो एग्रीकल्चर इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ इनकम नन ऑफ द अबव ओ किसे, एक मिनट एग्रीकल्चर इनकम पक्की बात हाँ है। एग्रीकल्चर एग्जेम्पशन वाला सेक्शन है हाँ बिल्कुल। एग्रीकल्चर इनकम 41 होगा। सेक्शन 9 का सी डन है। ये राइटिंग चेंज की हुई है मेरे ख्याल से। चल इसको अपन देखते हैं।
आंसर 14 है सिर्फ। सॉल्व करते हैं, मैंने इसके हम आंसर देखते रहेंगे, मुझे भी नहीं आते थे। लिखा हुआ इफ कौन सा सेक्शन था, सेक्शन 14 कौन सा है? एग्रीकल्चर इनकम का। 41 है एग्रीकल्चर इनकम है। सही है, इसमें से और हमने सेक्शन 53 ओमिट है ना, 53 ओमिट है ना, 52 ओमिट है, 52 एक ओमिट है, हाँ 52 ओमिट है शायद। पक्की बात है। 4 2 3 में लग रहा है मुझे, ज्यादा 2 में लग रहा है मतलब। ये फिजिबल है। कैपिटल गेन्स इसके ऊपर है ना, हाँ ये नीचे नीचे कहाँ एग्रीकल्चर कहाँ इनकम। तक टेस्ट होंगे? 40 तक टेस्ट हो रहे नहीं? ये टेस्ट कहाँ तक हो रहे हैं अपने पास? 41 से 55 तक जा रहे हैं। 55 तक। तो पढ़ लेते हैं इसको, 55 तक क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 52 जो है हमें हुआ हुआ है। सही है। लिमिटेशंस ऑन एग्जाम्पशंस। exemptions ओमिट 52 है सही। तो क्या क्या चीज दी हुई है हम लोगों को उसमें? सेक्शन 41 जो है वो है एग्रीकल्चर इनकम का। सेक्शन 42 जो है वो डिप्लोमेट से एंड यूनाइटेड नेशन एग्जाम्पशन से, ठीक है, डिप्लोमेटिक एंड यूनाइटेड नेशन एग्जाम्पशन। 43 जो है फॉरेन करेंस फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल से। 44 जो है एग्जाम्पशन अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट से, एग्जाम्पशन अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट। 45 जो है वो प्रेसिडेंट ऑनर है। 46 जो है प्रॉफिट ऑन डाइट है। 47 स्कॉलरशिप के बारे में, 47 स्कॉलरशिप के बारे में। 48 जो है सपोर्ट पेमेंट सपोर्ट एंड हेड एग्रीमेंट टू लीव अपार्ट, तलाक होने लिव के बाद। अपार्ट सेक्शन 48 लोकल तलाक। इनकम वाले में। 49 के अंदर प्रोविजन लोकल गवर्नमेंट के बारे में बोल रहा है। 50 में बोला शॉर्ट टर्म रेजिडेंट के बारे में। और 51 किसको बोला था? रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट को बोल रहा है। शॉर्ट टर्म रेजिडेंट कौन था? जो 3 सालों के लिए काम करने आया हो, बिजनेस के लिए नहीं आया हो, ठीक है, सही है, फॉरनर हो, पाकिस्तान का रेजिडेंट ना हो। इसका टाइम पीरियड 3 इयर्स था। हाँ 3 इयर्स था। रिटर्निंग एक्सपेक्टेड। पक्की बात है ना? नहीं मुझे नहीं याद इसका, हाँ तभी पूछ रहा 3 साल होगा इसका, देख लेते हैं उसका नहीं। हूँ। ये बात कहाँ पड़ेगी अपन ने? सेक्शन 50। रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट के नीचे पड़ा होगा। सेक्शन 50 पड़ा, 3 साल वाला बात है, 3 साल लिखे हुए। उसके बाद फिर रिटर्निंग एक्सपेक्टेड कौन था? पाकिस्तानी सिटीजन था जो 4 साल तक पाकिस्तान के लिए कौन सा नॉन रेजिडेंट था, तो उसकी इस साल वाली भी और करंट आने वाली फॉलोइंग टैक्स ईयर में भी क्या होगा? एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और सेकंड पॉइंट था इसका 51 का ही, कि अगर पाकिस्तान वो बंदा सैलरी रिसीव कर रहा हो पाकिस्तान से बाहर की, लेकिन वो क्या करे, रिसीव कर ले और बाहर ही रहे, तो क्या होगा? उसको वो कोई टैक्स नहीं देगा फॉरेन सैलरी पे। 53 जो है एग्जाम्पशंस, एग्जाम्पशंस है, और एग्जाम्पशंस एंड टैक्स कंसेशन सेकंड शेड्यूल जो लिखी हुई है 53 सेकंड शेड्यूल। 54 जो है एग्जाम्पशंस एंड टैक्स प्रोविजन इन अदर लॉज। 55 जो लिमिटेशन ऑन एग्जाम्पशंस, एग्जाम्पशन एंड टैक्स कंसेशन जो है 53 पे लिखी हुई है। चलो अल्लाह का नाम लेते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए। लिखा हुआ है मिस्टर ए इज एम्प्लॉय इन यूएई, देयर द टैक्स ट्रीटी बिटवीन द पाकिस्तान एंड द यूएई। चाहिए मिस्टर ए पेड 3 लाख रुपए टैक्स इन यूएई। 30,000। सॉरी, मिस्टर ए पेड 30,000 रुपए इन यूएई वेयर 40,000 रुपए पेबल, where 40,000 payable. If calculated according Pakistani income tax ordinance, how much amount the is payable in Pakistan? 40,000, 10,000, 30,000। पहली बात तो ये कि पेड 30,000 रुपए यूएई में दे रहा है, जबकि 40,000 रुपए उसका टैक्स पेबल है, ठीक है। पर एम्प्लॉय रहता ही मिस्टर एम्प्लॉय इन यूएई में, मतलब कि यूएई का एम्प्लॉय है, टैक्स ट्रीटी ये तो
जीरो होगा फिर उस हिसाब से। क्या होगा, जीरो हो जाएगा। बिल्कुल सही। Afterwards, Mr. A is an employee of UAE where there is no tax treaty. कोई टैक्स ट्रीटी नहीं है। यहाँ टैक्स ट्रीटी था, यहाँ टैक्स ट्रीटी नहीं है। Between each country. Mr. A paid 30,000 रुपए टैक्स in UAE where the 40,000 पेबल। अब बताओ कितने पे 10,000। Where how much amount is payable in Pakistan? पाकिस्तान में पेबल कितना है इसका? कितना होना चाहिए? 40, 10? 10,000 होगा। 10,000 होगा। कैसे? एम्प्लॉय यूएई में है, इसमें ये नहीं लिखा ना कि रेजिडेंट है या नहीं, अभी सिर्फ एम्प्लॉय लिखा है। वैसे तो जीरो होगा, पर रेजिडेंट एम्प्लॉय है ये। रेजिडेंट है तो फिर 10,000 होगा। जो सवाल में कुछ बोला हुआ नहीं है तो समझो रेजिडेंट है। कितना होना चाहिए? 10,000 रुपए। हाँ, कैसे? क्योंकि इसका 30,000 रुपये, एक मिनट, इसका 30,000 रुपये यूएई में पे कर चुका है टैक्स है, हालांकि 40,000 रुपये टैक्स पेबल, अभी पेबल है टैक्स है। तो एक मिनट, 10,000 नहीं होगा, फिर पेबल है टैक्स अभी। इफ कैलकुलेट अपॉन पाकिस्तान टैक्स इनकम, पाकिस्तान में फिर ये 40 ही होगा। कैसे? क्योंकि 40,000 रुपये इसके टैक्स पेबल है अभी। नहीं, पेबल नहीं है। ये बोल रहा है कि भाई उसको यूएई के अंदर ना उसका जो टैक्स बन रहा था वो बन रहा था, टैक्स पेबल था उसके ऊपर 40,000 रुपये। ठीक है, ये यूएई की बात कर रही है, यूएई की बात कर रहा है, यूएई की बात। अच्छा, टैक्स पेबल कितना था? 40,000 रुपये था, जिसमें से उसने क्या कर दिया, 30,000 रुपये पे कर चुका है वो। पेड है, सही है, 30,000 रुपये। अब उस पे लाइबिलिटी है, टैक्स लाइबिलिटी आ रही है कितने की? 10,000 रुपये की। कहाँ पे? यूएई के अंदर। अब बोला पाकिस्तान में कितना पे करेगा वो? पाकिस्तान, वो कोई टैक्स ट्रीटी नहीं है। पाकिस्तान में अगर वो करंटली पाकिस्तान में है उस हाँ, हिसाब से, करेंटली पाकिस्तान में है। तो फिर वो कुछ 10,000 रुपये, तो 10,000 ही पे करेगा और क्या। कहाँ पे? यूएई में या पाकिस्तान में? पाकिस्तान में और यूएई में? एक जगह पे दे दिया तो दूसरी जगह पे नहीं देगा। सोच लो एक दफा। हाँ, यही होता है ना, क्या नाम है, फॉरेन इनकम अगर फॉरेन में रहता है तो, अगर पाकिस्तान में रहता है फॉरेन इनकम इसका रह नहीं रहा तो पाकिस्तान में देगी, ठीक है पूरी। बट इसका ऑलरेडी बता रहे हैं कि टैक्स उसका यूएई में है, तो इसका मतलब तो ये बनता है कि वो रह रहा है वहां पे, तब भी तो टैक्स बन रहा है। अगर वो ना रहता हो यूएई में तो फिर टैक्स बनता ही ना यूएई में इसका, वो तो पाकिस्तानी रेजिडेंट है। चलो जिंदगी आसान कर देते हैं। यूएई में ना, यूएई में रहता है ये 3 महीने के लिए, सिर्फ सिर्फ सर्दियों में जाता है घूमने के लिए, वहां पे काम भी कर लेता है। पाकिस्तान में रहता है 9 महीने के लिए। अब ये क्या रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है? अभी ये 9 महीने, कितने साल पढ़ा था अपन ने, ये तो रेजिडेंट है। सही है, 180 पड़ा था मैंने 185, हाँ हाँ 185, 185, इजाज 183। 183। ठीक है, इजाज बन रहे तो मीन से रेजिडेंट तो है। अब इसने बाहर इनकम कमाई, उस पर टैक्स देना है इसको 40,000 रुपये। बाहर ही टैक्स देना है, बाहर की इनकम पे। वो तो वहाँ तो देना ही देना है ना। 40,000 का टैक्स था, इसने 30,000 पे कर दिया वहाँ पे। अभी 10,000 उसने पे नहीं करे।
अब वो पूछ रहा है कि पाकिस्तान की, अब वो निकाल रहा होगा अपनी टैक्स टेबल निकाल रहा होगा, तो पाकिस्तान में क्या होगा, रेजिडेंट के लिए फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल होगी और पाकिस्तान सोर्स इनकम भी। हम्म। हाँ। तो अब ये बोल रहा है कि टैक्स टेबल कितना होगा पाकिस्तान के लिए इसका? 10। 10,000 रुपये। हम्म। कैसे? क्योंकि वो इसके 10,000 रुपए रहते थे, अगर तो वो 10,000, पाकिस्तान में अब देगा। अच्छा फिर जो तुम 10,000 यहाँ दे दिए, अब बाहर कितने देगा? हम्म। बाहर फिर क्लियर हो जाएगा ना। नहीं, बाहर क्लियर नहीं होगा। तो फिर कैसे? मैंने इतनी महाभारत कर दी पूरी जनरल के ऊपर। समझ नहीं आ रहा ना मुझे। वही देख रहे हैं। आपको बाहर ना 40,000 पे करने हैं। तो हम्म। फिर आप यहाँ पे करो या ना करो, लेकिन आपको हम्म। एक एग्जम्पशन मिलती है, अगर आपने बाहर वो टैक्स पे कर दिया तो पाकिस्तान, हम्म। भले वो रेजिडेंट है बंदा, पाकिस्तान फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल होनी चाहिए, लेकिन अगर टैक्स नहीं लेगी हम्म। पाकिस्तान सोर्स इनकम, हम्म। तो पाकिस्तान में फॉरेन सोर्स इनकम में टैक्स नहीं लिया जाएगा। अब 30,000 पे कर हम्म। दी जिसने, तो 10,000 क्या होगा, बकाया थे जो पे नहीं किए थे, तो उन पे वहाँ टैक्स पे हम्म। करना बाकी है ना, अभी जो टैक्स पर पे करना बाकी है तो यहाँ पे कर दो वो। हम्म। पाकिस्तान में 10,000 रुपये। ये मतलब वो इनकम टैक्सेबल नहीं थी वहां पे, वहां नहीं हुई अभी तक, तो हम यहाँ टैक्स पे कर देंगे, लेकिन वहाँ वहां भी पे करना है अभी आपको। अच्छा, मतलब कि वो 10,000 रुपये वहां पे भी देगा, हाँ और देगा। यहाँ अगर पे भी देने पड़ेंगे उसको। वहां दे चुका होता तो यहाँ देने नहीं पड़ते। अच्छा, ये चक्कर है। फिर लिखा मॉनेटरी अवार्ड प्रोवाइडेड टू द रेजिडेंट पर्सन बाय द रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान। मॉनेटरी बाय द अवार्डेड। प्रेसिडेंट। मॉनेटरी अवार्ड, ये मेडल वगैरह हमने पढ़ा था ना, जो भी क्या था ये? प्रेसिडेंट के हाथ से मेडल, और वो एग्जेम्प्ट थी ना। वो एग्जाम थी। मॉनेटरी अवार्ड हाँ, प्रोवाइड टू द रेजिडेंट पर्सन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो क्या है वो बाय द एग्जाम? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एग्जेम्प्ट है। वो एग्जाम है। फिर लिखा प्रॉफिट ऑन डेट प्रोवाइडेड टू द नॉन रेजिडेंट पर्सन on security issued by a resident person shall be exempt from tax, except person is an association of person. Security was widely issued by the resident person outside Pakistan. Profit was paid outside Pakistan. या security was approved by the board. इसको हम देख लेते हैं कौन सा था यहाँ पास। Constitution number 4 4 का है ए। तो वो में क्या है, ए लग रहा है। अब ए में क्या है, द प्रॉफिट ऑन डेट प्रोवाइडेड टू द नॉन रेजिडेंट पर्सन ऑन सिक्योरिटी इशूड बाय द रेजिडेंट पर्सन। सिक्योरिटी कौन ले रहा है उसकी, रेजिडेंट पर्सन ले रहा है। शेल बी एग्जाम फ्रॉम टैक्स इन पाकिस्तान अंडर, एक्सेप्ट, वो एग्जाम्प्ट है अगर रेजिडेंट पर्सन जो ले रहा है सिक्योरिटी का, वो ले रहा है सिक्योरिटी ले रहा है कि मैं दूंगा इसका प्रॉफिट ऑन डेट, अगर नहीं दे तो क्या है, वो एग्जाम्प्ट है पाकिस्तान के लिए। लेकिन एक्सेप्ट कहाँ पे, पर्सन इज एन एओपी, लेकिन वो सिक्योरिटी लेना पर्सन क्या हो, एओपी हो, तो वो एग्जाम नहीं है, वो फिर टैक्स लग जाएगा। डन है भाई। उसके बाद बोल रहा है ये हमें कि scholarship granted to the person to meet the cost of the person's education shall be fully exempt, taxable if amount is more than 200,000, taxable under 10% of receipt, या exempt।
तो स्कॉलरशिप ग्रांट की जा रही है, ग्रांट टू द पर्सन टू मीट द कॉस्ट ऑफ द पर्सन एजुकेशन। स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू द पर्सन टू मीट द कॉस्ट ऑफ द पर्सन एजुकेशन शैल बी एग्जेम्प्ट। तो स्कॉलरशिप ग्रांट की जा रही है बंदे को मीट करने के लिए उसके एजुकेशन एक्सपेंसेस, तो वो क्या कहलाएगी, वो आपके लिए एग्जेम्प्ट है। देन उसके बाद नंबर 6 पे income received by the spouse as support payment under agreement without leave apart shall be exempt taxable, exempt up to 10% या only taxable if they live apart. Income received by the spouse under and support payment under the agreement with leave apart. हमने बात पहले पढ़ी थी कि अगर वो लीव अपार्ट की पेमेंट, अगर वो क्या हो रहा हो, लीव अपार्ट हो रहा हो, तलाक हो रही है उनको, तो जो इनकम मुझे मिलेगी स्पाउस को सपोर्ट पेमेंट के थ्रू, तो वो क्या कहलाएगी, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। बी ऑप्शन इसका, स्पाउस को पेमेंट मिल रही है तो वो एग्जाम्प्ट है। देन उसके बाद प्रोवाइडेड ऑन प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल बी, एक सेकंड, इनकम ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट हम ये पढ़े थे, स्पाउस को मिल गया तो वो एग्जाम्प्ट है, स्कॉलरशिप वाली जो तीन है वो एग्जाम्प्ट है। इसके अलावा इनकम ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल बी, इनकम कोई हो प्रोविजन गवर्नमेंट की शैल बी क्या होना चाहिए, वो exempt under ITO, taxable if business carried out inside in jurisdiction, exempt its provisional tax, all of these। तो इसका है ऑप्शन कि इनकम जो होगी प्रोविजनल गवर्नमेंट की वो क्या है हमारे लिए, वो exempt है, exempt है, ए पॉइंट। फिर रिसेंटली पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA sold 3 and 4G spectrum, income received from the same by the PTA shall be income from the sources, oh sorry, income tax ordinance, exempt होगी, fully taxable होगी, taxable by the rate of non-salaried individual या taxable under FTR। तो recently Pakistan Telecommunications sold 3 and 4G spectrum, income received from same by the PTA shall be income under इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, एग्जाम फुली टैक्सेबल या पता नहीं। तो 8 को देख लेते हैं। 8 का हमारे पास है ए, तो जो ये क्या होगा, ए कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन क्या कर रही है, सेल कर रही है, जो इनकम हो रही है वो खुद ही अपने पास रख रही है। इनकम फ्रॉम द इनकम ड्राइव फ्रॉम द सेम बाय द PTA शैल बी अंडर, खुद ही कमा के खुद ही इनकम रख रही है तो क्या कहलाएगी, वो एग्जाम्प्ट होगी, PTA वाली, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन। ये पॉइंट लिखा हुआ इसलिए हम दोनों से पढ़ा है। फिर लिखा फॉरेन, ये हमने बात पढ़ी है, फॉरेन सोर्स इनकम, यहाँ से हम कल से इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। वापस